Hello everyone, welcome in the chapter 2 of class 12th physical chemistry, that is electrochemistry. So, electrochemistry is made up of two words, electro plus chemistry. Electro means electricity, chemistry means chemistry. Where we will study the chemistry of electricity. It is known as electrochemistry. So let's start करते हैं. Electrochemistry is that branch of chemistry that deals with the study of interchange of chemical and electrical energy. जब हम केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में चेंज को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. जो सेल्स हम यूज़ करते हैं, सेल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है? जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कोई नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करते हैं. अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की. तो देखो यहाँ पर दो वर्ड आए रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. देखो जिंदगी में दो टाइप के व्यक्ति है पढ़ाते हैं स्टूडेंट जो है. एक है स्टूडेंट ए जो मेरे जैसा है, यस जैसा. दूसरा है स्टूडेंट्स बी जो कि जैसा बोलो मैं किसी का नाम लेके तो लड़का जाएगा. जो मान लीजिए अमनदीप है, ही इज़ माई गुड फ्रेंड. देखो अब एक लड़का है जिसको सिर्फ आपको बोलना है चल पढ़ ले तो वो शुरू हो जाता है, वो रुकने का नाम लेता है. सिर्फ एक अप्पूस की जरूरत है, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली पढ़ता रहता है. अब एक अमनदीप है, उसको हर मौके पर टोकना पड़ता है, अमनदीप पढ़ ले. तो वो आती है नॉन स्पॉन्टेनियस में. वही रिएक्शन है जिसको हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं उसको बोलते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एस है मीन्स एंट्रोपी है वो पॉजिटिव और जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए. जो एंट्रोपी है पॉजिटिव, गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होना चाहिए. ये दोनों किस मुर्गी का नाम है वो हम पढ़ते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर. देखो apparatus which converts chemical energy of spontaneous chemical reaction to electrical energy. Apparatus which converts electrical energy into chemical energy to perform non-spontaneous chemical reaction. अब देखो जैसे Zn प्लस CuSO4 है इज इक्वल टू Zn SO4 प्लस CO. यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक यहाँ पे जिंक +2 में चला गया. कॉपर +2 में था वो यहाँ से कॉपर 0 में चला गया, कॉपर सॉलिड स्टेट में पहुँच गया. तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का रिडक्शन हुआ. ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का तो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई. रिडक्शन हुआ कॉपर +2 का जो कॉपर सल्फेट की फॉर्म में था, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. वही पर बात करें इलेक्ट्रोलिटिक की. देखो पानी है, पानी को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देकर तोड़ दिया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कर दी, जो हाइड्रोजन और हाफ ऑटो में टूट गया, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब देखो पहले हम सारी बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल की, फिर बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक की. ये जो सारा apparatus है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है. इसमें देखो इस पर हमने जो कॉपर की रोड लगा दी, यहाँ पे हमने जिंक की रोड लगा दी. जो कॉपर की रोड है वो कैथोड का काम करेंगी और जिंक की रोड है वो एनोड का काम करेंगी. कैसे याद रखोगे? देखो लोन से याद करो. क्या याद रखो? लोन. मैंने केमिस्ट्री पढ़ने के लिए लोन लिया. एल से लेफ्ट, ओ से ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से नेगेटिव. ये बात सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए नहीं है. एल से लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम इलेक्ट्रोड को एनोड बोलेंगे और नेगेटिव होगा. अब देखो लेफ्ट एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. हमने ऊपर पढ़ा था ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो ये जिंक होगी. वही जो राइट साइड है कैथोड होगा, पॉजिटिव चार्ज और रिडक्शन होगा. रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का, तो कॉपर की रोड होगी. अब देखो ऑक्सीडेशन होगा, जो जिंक का सॉलिड है यहाँ पे वो जिंक +2 में जाएगा, मीन्स जिंक यहाँ से टूटता हुआ यहाँ पे चला जाएगा.
जैसे इस रोड से जिंक बाहर जाएगा तो जो रोड की थिकनेस है वो कम होगी, दस थिकनेस ऑफ एनोड डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन CuSO4 लिया है, CuSO4 में जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो कॉपर है उसका रिडक्शन होगा, कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड पे जाएगा तो इसके ऊपर चिपकेगा। जैसे इसके ऊपर चिपकेगा, चिपकने के बाद जैसे ये चिपका तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो गई कॉपर की, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ने लगी। अब बात देखो, इसको कॉपर +2 से कॉपर में जाना है तो इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए कैसे, जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें छूटे थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन, मैं चला मैं चला, मैं कैथोड के पास चला, इलेक्ट्रॉन बोला मेरा लंबी सवारी, मैं कैथोड के पास चला। जैसे कैथोड के पास पहुंचा, कैथोड दादा ने इस इलेक्ट्रॉन को फिर इसके पास पहुंचा दिया। जैसे ही कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर चिपक गया। सो जो इलेक्ट्रॉन है दे फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। आप सब जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है इट फ्लो अपोजिट टू दी कैथोड, तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कैथोड टू एनोड। इस रिएक्शन में कोई भी हीट नहीं निकलती, देर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट, सोल्यूशन रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड। क्यों, Z+2 CSO4। अब इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, देखो बात देखो, यहाँ पर जिंक +2 इकट्ठा होता रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते रहे, +2 इकट्ठा होता रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते रहे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अगला जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जिंक अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। आई कुछ बात समझ, तो यहाँ पे बात देखो, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर यहाँ पे चिपक गया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर यहाँ पे चिपक गया, सल्फेट आयन यहाँ पे निकलता रहा SO4 जो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सोल्यूशन में नेगेटिव आ गया। अब ये इसको रिपेल करेगा, ये अपने पास आने नहीं देगा और ये अपने पास अट्रैक्ट करके जाने नहीं देगा। दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, जो हमारा करंट है वो रुक जाएगा। जैसे करंट रुक जाएगा, रिएक्शन रुक गई, सारा काम ठप। अब मैदान में आया सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज ने कहा, एनोड जी आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, कैथोड जी आप इलेक्ट्रॉन खाइए और कॉपर में कन्वर्ट हो जाइए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, हमें कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है। अब काम क्या है, काम मैं करूँगा, सोल्ट ब्रिज काम मेरा आ गया, इन्हें जुम्मट है लिया, जिसको ब्रिज ने जुम्मट आया, ये दोनों साइड दोनों के सोल्यूशन न्यूट्रल कर लेंगे, इसलिए लिखा गया सोल्यूशन रिमेन्स neutral on both the sides। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना, हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो हमारे पास 2 है, A+B2 = A2++B। A2+ में गया, B2 जो है वो B में गया, A+2 B2+B में। एक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, बी का क्या हुआ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पता होगा ना, इन जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है एनोड पे। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड क्या था हमारा एनोड था, तो आपको एनोड शो करना है, A से A+2। बीच में मैंने आपको सोल्ट ब्रिज के बारे में बताया आगे, ठीक है। फिर बीच में सोल्ट ब्रिज के लिए 2 डंडे लगा दिए, फिर रिडक्शन हुआ कैथोड पे B+2 से B में गया। अब आगे डैनियल मीन्स डैनियल सेल्स। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ जिंक एंड कॉपर मेटल्स इज नोन एज डैनियल सेल। जब हम जिंक और कॉपर मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डैनियल सेल्स। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी जेट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी विद पोटेंशियल 1.1। जो डैनियल है इसका जो पोटेंशियल है वो है 1.1। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर, जो जिंक है और जो कॉपर हमने इसमें डैनियल सेल में लिया है, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी यूनिटी यानी कि 1 हो जाए तो हम उसको बोलेंगे गैल्वेनिक या फिर वोल्टोइक सेल। जो हमने बात की कॉपर की और जिंक की, तो डैनियल की भी हमने बात की थी। अब जो मैदान में आया था, जुम्मट आया था, वो हमारा सोल्ट ब्रिज। तो सोल्ट ब्रिज यहाँ पे क्या करेगा, इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। मैंने आपको बताया लेफ्ट में तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहा, राइट में नेगेटिव, उसने इसको रिपेल किया, उसने इसको अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दिया, तो इसने जो है
सर्किट को कंप्लीट किया और करंट को जाने दिया। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन द बोथ साइड। इसने ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मैनेज किया। सोल्ट ब्रिज अवॉइड्स द डिफ्यूजन ऑफ मैकेनिकल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी डिफ्यूजन नहीं होने देता किसी भी मैकेनिकल फ्लो का। इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दोनों लिक्विड में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो जाए, इसको बचाता है। कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की जो हम यूज़ करते हैं सोल्ट ब्रिज? इलेक्ट्रोलाइट इंडिविजुअल आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड और मेटल। जो हमने सोल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उसका जो लिक्विड के अंदर उसका जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा सेल है वो खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है आयनिक मोबिलिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ कैटायन और जो एनायन। जो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं सोल्ट ब्रिज के अंदर, तो जो उसके अंदर कैटायन बनेंगे जो एनायन बनेंगे, उन दोनों की जो मोबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए। इन द गैल्वेनिक सेल मीन्स कॉपर से कॉपर +2 Ag + Ag। द इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहा जाए? क्या देखो, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो कॉपर 2+ बना, ठीक है। Ag ने इलेक्ट्रॉन ली तो वो Ag बना। इसने दिया, इसने लिया, इसने दिया तो इसने लिया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए? इलेक्ट्रॉन कॉपर से गए और Ag ने लिए। जो देगा वो लेगा, तो देने से लेने के पास गया। अब क्या था? अब अगर मैं पूछूं करंट कहाँ पे गया? इसने इसको दिया, क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने भी इसको बदले में दिया, Ag ने बदले में करंट दिया। तो यहाँ से करो Ag से CO के पास करंट जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, एक तरफ तो नेगेटिव साइन हो गया, मीन्स एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो गया। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन के लिए हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये है क्या? ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मुझे ऑक्सीडेशन करना है, मुझे अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड करना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो टेंडेंसी बताता है कि मेरे पास कितनी क्षमता है कि मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाऊँ। मेरे पास कितनी क्षमता है कि मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पाऊँ, वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूँगा तो मैं किसी को रिड्यूस भी करूँगा। अब देखो, मान लीजिए मैं बताता हूँ कि मेरे पास कैपेबिलिटी कितनी है कि मैं अपने घर से 2 चूहे निकाल दूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को हम चूहे से समझेंगे, ठीक है। मेरे घर में चूहे हैं, ठीक है, मीन्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मुझे अपने घर से चूहे निकालने हैं, ठीक है। तो मुझे अपने घर से चूहे निकालने हैं, तो मीन्स मुझे ऑक्सीडेशन करना है। तो मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मैं अपने घर से कितने चूहे निकाल सकता हूँ, वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं अपने घर से चूहे निकालूंगा तो किसी दूसरे घर पे बढ़ेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ दूंगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिसके अंदर चूहे बढ़ेंगे वो क्या होगा? वो रिड्यूस होगा। तो इससे पता चलता है मैं दूसरे को कितना रिड्यूस कर सकता हूँ, मेरी रिड्यूसिंग पावर क्या है। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें ये बताता है कि हमारी रिड्यूसिंग पावर या फिर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कितना अच्छा है। थर्ड पॉइंट देखो, हाई ओपी। मेरे पास अपने घर से चूहे निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर सकता हूँ, तो माई डिस्प्लेसमेंट टेंडेंसी इज हाई, डिस्प्लेसमेंट टेंडेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज हाई। वही बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की। मैंने तो अपने घर से चूहे निकाल दिए, अब कोई दूसरा बनता है वो चाहता है मेरे घर पे चूहे आए, तो चाहता भाई अपने अपने शौक है, चूहे को खाता, क्या क्या करता चूहे के साथ, क्या पता ग्रिफिथ साहब की तरह चूहे के इंजेक्शन लगा के एक्सपेरिमेंट करता हो। तो इट रिप्रेजेंट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इट सेल्फ। उसके पास कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने घर में चूहे डाल सकता है, खुद रिड्यूस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या फिर आरपी। तो अगर वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, अपने घर में चूहे डालेगा, तो किसी से घर किसी चूहे आए भी तो होंगे, कोई ऑक्सीडाइज भी तो हुआ होगा। तो ये हमें बताता है ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ज़्यादा समझ में आया? आप देखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास
XYZ 3 मटेरियल है, उसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, खुद की रिड्यूस करने की टेंडेंसी और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। 3 मेटल्स XYZ जिसका -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और 3 वोल्ट है, तो हमें रिड्यूसिंग पावर बतानी है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता, लेकिन तो खुद को रिड्यूस करना चाह रहा है, तो इसको हमसे पूछा क्या है, हमसे रिड्यूसिंग पावर पूछी है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है उससे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना ही कम रिड्यूसिंग पावर होगा। सबसे ज़्यादा किसका, जेड का, तो जेड सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है, देन एक्स और देन वाई। अब समझ में आया क्या लोचा है रे दादा। देखो रिड्यूसिंग पावर बतानी है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बताता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर कम। सबसे ज़्यादा किसका है, वाई का, तो वाई सबसे कम, फिर एक्स और फिर जेड। अब नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडोक्स कपल्स, A+2 से A गया, B+2 से B गया, C से C+2 गया, D+2 से D गया, इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.3 वोल्ट, -0.5 वोल्ट, -0.7 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, ये सब हमें गिवन है। तो हमें बताना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका आरपी ज़्यादा होगा, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका ओपी ज़्यादा होगा। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका आरपी ज़्यादा होगा, तो आरपी देखो किस किसका दे रखा है, इसका भी आरपी गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं, इसका भी आरपी गिवन, इसका ओपी गिवन है, तो उसको ओपी को हम आरपी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और इसका भी हमें आरपी गिवन है, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका आरपी ज़्यादा तो आरपी डी का ज़्यादा, तो डी आ गया, जिसका ओपी ज़्यादा, ओपी किससे ज़्यादा है, बी का, बी, तो ये आ गया बी से B+2। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसके लिए हम क्या बेस्ट चॉइस लगाएंगे, कैथोड के लिए और एनोड के लिए। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो, जो अपने आप को इजीली रिड्यूस कर पाता हो। तो एनोड हम क्या लेंगे, एनोड हम लेंगे जिसका हाई ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो जितना जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर पा रहा हो। अब देखो अब हम लेंगे सीरीज देखते हैं जो कि उसके रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो ये है लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, फिर आगे सीएम हो या डीएम, कोई नहीं सुनने वाला प्रभु है, क्यों इंडिया आगे होगा भारत पता, जब आलू फेंक कर पानी मिला। आया समझ, लेकर भारत सरकार का नाम ऑल मांगो मिनरल वाटर, कूदो क्यों, क्यों नहीं सुनो, कोई नहीं सुनो प्रभु है, क्यों इंडिया आगे होगा भारत पता हो कल आलू फेंका, पता हो कल आलू फेंका। देखो सिंपल, देखो रिडक्शन पोटेंशियल का ये ऑर्डर है, मीन्स इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी तो ज़्यादा है, मीन्स जो नीचे वाला है ये ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब देखो मैंने लिख रखा है F2 का पे है, F2 नीचे है, F2 जो है इन सब ऊपर वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो जो F2 है वो क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम देखो यहाँ पे है, जो मैग्नीशियम है ये अपने ऊपर वाले को तो कर सकता है ऑक्सीडाइज, लेकिन अपने से नीचे वाले को नहीं कर सकता। तो जो मैग्नीशियम है क्या वो ऑक्सीडाइज कर सकता है कॉपर को, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो कॉपर जो मैग्नीशियम है उसका कॉपर से कम रिडक्शन पोटेंशियल है, तो वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा।
आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, नहीं आई तो आप क्यों आए वीडियो देखने के 10 दिन पहले। देखो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं ई नोट सेल। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी क्रिएटेड बिटवीन कैथोड और एनोड। कैथोड और जो एनोड हमने लिया है उसके बीच में जो हम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कैथोड और एनोड। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जब बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, कोई भी करंट हम नहीं ले रहे, जब उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, कैथोड और जो एनोड है, उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर ई नोट सेल। व्हेन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूनिटी, जो हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किया जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट हमने डैनियल सेल में किया था, तो उसकी कंसंट्रेशन जो प्रेशर वो यूनिटी मीन्स 1 होना चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, उस रिएक्शन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या उसे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए 4 पॉइंट आ गए। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब जब उससे कोई भी करंट हम नहीं दे रहे हो। थर्ड, कंसंट्रेशन और प्रेशर जो 1 होना चाहिए। फोर्थ, वो डिपेंड नहीं करना चाहिए स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। देखो ई नोट सेल होता क्या है, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जिस पे जो हो रहा हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इसका हम लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब कुछ केसेस में दोनों का ही हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता है फिर रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो गिवन उसका साइन चेंज कर दो। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है एक रिएक्शन है, ए है और बी है हमारे पास, ठीक है। ए जो कैथोड है और बी जो है वो एनोड है, ठीक है। दोनों का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.5 वोल्ट और 0.6 वोल्ट की है, ठीक है। अब मुझे ई नोट पता लगाना है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो इसको हम नेगेटिव साइन में कन्वर्ट करके -0.5 करके दोनों को फिर ऐड करके 0.1 निकाल देंगे, ऐसा करना है, ठीक है। अब देखो इसी एग्जाम्पल, रिएक्शन दी गई है हाफ सेल के लिए। देखो जिंक +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन छूट गए, इसका ई नोट दे दिया हमें 0.76। Fe+2 में गया, Fe में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गए, इसका हमें ई नोट दे दिया 0.41। देखो दोनों ही केस में हमें ओपी दे दिया, क्यों दिया हमें ओपी, कैसे पता चला हमें ओपी दिया है देखो जिंक +2 में गया, ई नोट पॉजिटिव आया तो हमें ओपी दे दिया। अब हमें ईएमएफ निकालना है सेल का, तो यहाँ पे तो क्या हुआ है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और हमें ये गिवन दे दिया। लेकिन रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन ये हुई है Fe जो है Fe+2 से Fe में गया है, जिंक +2 में गया है, जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम इसको एज इट इज ले लेंगे, लेकिन जो Fe2+ है ये Fe में गया है, Fe जो 2+ है इसका रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे, तो इसको हम नेगेटिव साइन काउंट करके हमारा 0.35 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो ऐसे क्वेश्चन है, ई नोट सेल जो है जिंक +2 से जिंक के लिए -0.76 है, मीन्स हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जिंक +2 का जिंक के, ईएमएफ ऑफ द सेल हमें निकालना है, ठीक है। और हमारे पास रिएक्शन गिवन क्या है, वहाँ पे हमें H2S जो है वो यूज़ किया है, तो हमें रिएक्शन गिवन है Zn जो है Zn+2 में गया, मीन्स Zn+2 में गया है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हाइड्रोजन का तो एक एम आ गया, तो इसका तो हम यूनिटी लेंगे, कुछ लेंगे 0 मानेंगे, ये तो सिर्फ एज अ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए लिया है, कोई इसका मैटर नहीं इतना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, लेकिन हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.76 वोल्ट। अब देखो अब हम आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हुए हैं, तो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, से A+BB इज इन इक्विलिब्रियम +CC+TD। देखो इसका मतलब क्या है, जितना A+B मिलके C+D बना रहा है, उतना ही C+D मिलके A+B बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया रे दादा, देखो हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इस पे हमने शुगर प्लस वाटर ऐड ऑन किया, ठीक है, घुलता रहा। एक सिचुएशन आ गई जब हम जितना शुगर डिजोल्व कर रहे हैं उतना ही शुगर फॉर्म हो रहा है, मीन्स जितना ऊपर से डाल रहे हैं उतना ही नीचे पार्टिकल बनते हैं ना, कभी घुलते नहीं, शुगर हम बोलते हैं,
तो वो क्या उस टाइम पे वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम निकालें इक्विलिब्रियम, यहाँ से अब दो कांस्टेंट निकलेंगे। देखो हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। अब यहाँ पे हमारे पास दो निकलते हैं। एक तो निकलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो क्या होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनकी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सी डी ए बी। आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक निकलता है क्या उसी कोसेंट, पता है ऐसे बोलते हैं कोसेंट कांस्टेंट, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये क्या होता है, ये होता है किसी, ये होता है, ये भी ऐसे निकलता है, लेकिन ये यहाँ पे एट टाइम टी, ये तो टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हम कांस्टेंट निकालते हैं और कंसंट्रेशन कहाँ पे निकालते हैं, जब हमारे पास किसी टाइम टी पे जब इक्विलिब्रियम ना हो। तो ये भी ऐसे निकलता है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम टी, यहाँ पे हम बात करते हैं टाइम इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होता है तो जो डेल्टा जी है वो हो जाता है जीरो। तो एट द इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी है इट इज इक्वल टू जीरो, मीन्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज जीरो। कोई भी चेंज गिब्स फ्री एनर्जी में नहीं होता है एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक क्वेश्चन पढ़ी, क्या पढ़ी हमने, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। डेल्टा जी नोट क्या डिनोट करता है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा भाई। देखो इसका फॉर्मूला होता है माइनस आर टी एल एन के सी। आर क्या है, वही हमारा रियल गैस कांस्टेंट जो होता है 0.8341 कैलोरी ऐसे समथिंग उसकी वैल्यू होती है ना, वही है ये गैस कांस्टेंट। टी है हमारा टेम्परेचर, एल एन नेचुरल लॉग, किसका लॉग बताऊंगा, किसी वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान। अब देखो आपको पता है जब हम एलन को किसी भी एलन का जब हम लोग फाइंड करते हैं, एलन जो है आवारा लड़की है, उसका जब हम लोग पैदा करेंगे, जब उसका लोग ढूंढेंगे तो हम एलन का की मांग भर देंगे, मीन्स एलन के आगे 303 लगा देंगे। अब बार देखो एलन नाम की आवारा लड़की है, उसको हमें लोग देना है। जब हम उसको लोग देंगे, मीन्स उसको अभी वो आवारा है, अब उसको हमने लोग दे दिया, तो अब जो लोग मिल गया तब वो सिंदूर लगाएगी। क्या लगाएगी, अब वो सिंदूर लगाएगी। अब वो आवारा नहीं रही, वो सिंदूर जो है वो है 2.303। तो उसने सिंदूर लगा रहा था, वो हो गया 2.03। तो जो हमने चेंज किया तो आ गया -2.303 आर टी। अब जिसका लोग आ गया किसका, एलन का, तो ये आ गया केस। आ गया समझ। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया, हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लिया, रिडक्शन पोटेंशियल समझ लिया, और उसके बाद से शुरू करते हैं, हमने समझा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने डैनियल के सेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने वोल्टाइक और की हमने डेफिनेशन दी, फिर हमने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, उसके हमने 4 कंडीशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पर जो होता है उसको ऐड कर दो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड कर दो, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर दो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा गिब्स फ्री, फिर हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या है, जब जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही है उसी टाइम में जो प्रोडक्ट हो रिएक्टेंट बना रही है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ अपोजिट रिएक्शन। समझ में गया ना, वहाँ पे हमने पढ़ा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, फिर हमने पढ़ा वहाँ पे हम कोसेंट रेशो भी निकालते हैं, फिर मैंने आपको बताया हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। सर बीच में हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़ी थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव होती है। स्पॉन्टेनियस में गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, सॉरी स्पॉन्टेनियस में एंट्रोपी पॉजिटिव और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस में
एंट्रोपी नेगेटिव और गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है। फिर हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है डेट इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन के सी। यहाँ पे जो एलन है, एलन का लॉग हुआ है, तो हमें एलन का लॉग ढूंढना है। जैसे ही एलन को उसका लॉग मिल जाएगा तो वो मांग में सिंदूर डालेगी। तो यहाँ पे जिसका मांग का सिंदूर है वो 2.303 जो कि वैल्यू है। अब जो एलन है उसका लॉग मिल चुका है। जो डेल्टा जी नोट है इट इज इक्वल टू माइनस आर टी एलन के सी इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग के सी। समझ में आया? अब देखो, मैंने आपको बताया जब हम ई नोट निकालते हैं, मीन्स जब हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं, तो वहाँ पे हमने 4 कंडीशन बताई थी। क्या? जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन कैथोड एंड द एनोड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? उस टाइम पे उस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नॉट एनी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। थर्ड पॉइंट क्या था? जो उनकी कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट ये था, जो ईएमएफ है स्टैंडर्ड ईएमएफ वो उसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। तो बात हो गई। अब हमारे पास एक सेल है, ठीक है, मैंने उसका ईएमएफ माप लिया। अब मुझे उस सेल को घड़ी में डाल दिया, ठीक है, मैंने उसको सेल को घड़ी में डाल दिया। मुझे उस सेल का यूज़ करना, मैंने उस सेल का यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद अब मुझे पता लगाना है कि मेरा ई है क्या ई है मेरा, जो ईएमएफ बचा वो क्या है। स्टैंडर्ड ईएमएफ तो मुझे पता है, लेकिन उसके बाद क्या बचा? तो उसके लिए हमारे पास होती है नर्स्ट इक्वेशन। नर का नाश हो गया, नर्स्ट इक्वेशन। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। यूज़ की जाती है टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो, ई नोट सेल क्या है? ई नोट है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, जब उससे हमने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया। ई सेल क्या है? जब मैंने उससे करंट निकाल लिया उसके बाद उसका क्या वोल्टेज बचा, क्या उसका ई बचा, वो होता है ई एम ऑफ सेल। अब देखो, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उससे हम करंट लेंगे, उसका हम यूज़ करेंगे तो उसका वोल्टेज घटेगा। तो जो ई नोट है वो ई से ज़्यादा होता है। देखो, तो ये है हमारे नर की इक्वेशन, नर ने इक्वेशन दी जिसको हमने बोला नर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्यूसी की बात करेंगे, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। देखो, हमें क्या निकालना? हमें निकालना ई ऑफ द सेल, ठीक है। हमने पता है, हमने जो हमारा जो जब उससे हमने कोई करंट ड्रॉ नहीं किया था तो उस टाइम पे हमारे पास ई नोट सेल था, ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस था। उसमें से हमने माइनस किया। क्या माइनस करेंगे? हम वो माइनस करेंगे जो हमने यूज़ किया है। हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया आर टी अपॉन एन एफ एल एन। काट रखा है, अभी कुछ नहीं है। यार भी एल को उसका लोग नहीं मिला, अब लोग ढूंढ के देंगे हम उसको भी, ठीक है। तो इन सेल हमें निकालना है। इन नोट सेल हमारे पास पहले से गिवन था, तो हमने उसमें से क्या निकालना है? उसमें से हमने जो डेल्टा जी की वैल्यू काट दो, सिंपल ही रटने की बात है। ये सेल में से, इन नोट सेल में से डेल्टा जी निकाल दो। डेल्टा जी क्या था? माइनस आर टी एल एन। के सी बोल दिया, क्यू सी बोल दो, क्यू सी देन नो देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी का मोड काट दो। तो जब हम इस सेल में से माइनस आर टी एल एन क्यू सी कर देंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट रखो, ये होती है रटो। इसने बोला अब की बार मैं खाली नहीं रहूँगा। आपने मुझे माइनस का, ठीक है, मेरे पास डेल्टा जी था, मैं खाली था, ठीक है। देखो, अब जो एलन है ना वो रूस गया। एलन बोला मुझे मेरा लोग तुम ढूंढते हो, मैं आवारा हूँ, मुझे मेरा लोग ढूंढ कर दो, तो आप मुझे लोग दे दोगे, ठीक है। लेकिन अब की बार मैं सिर्फ लोग से काम नहीं चलाऊंगी। क्या? मुझे एलिमनी भी चाहिए। क्या? वो डिवोर्स के बाद मिलती है, लेकिन नहीं, मुझे पैचअप के लिए एलिमनी चाहिए। तो तुझे क्या एलिमनी चाहिए? तो उसको एलिमनी चाहिए, उसको एलिमनी चाहिए। क्या एलिमनी चाहिए? उसको चाहिए एन एफ। एन एफ क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने बोला तुम मुझसे जितने बच्चे पैदा करवाओगे नहीं, अब लोग ढूंढ दिया, अब उनके बीच में सब कुछ होगा तो उनका बच्चा पैदा होगा। तो उसने कहा अगर तुमने मुझसे बच्चा पैदा करवाया तो मैं उस बच्चे के नाम की एलिमनी लूंगी, तब मैं पैसे भरूंगी अपने लोग साथ। एलन इतनी निकम्मी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके बच्चे। अब एफ क्या है? एफ है फैराडे कांस्टेंट। कोई कम पैसे नहीं मांगे उसने बहुत पैसे मांगे। उसने मांगे
560 समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्ट वैल्यू। इट इज़ मैंने लिखी भी रखी, इट इज़ 98650 ऐसे समथिंग है। हाँ 98648 होती है कूलम में, तो इट इज़ 98650। मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि गलत ना हो वैल्यू, कहीं तो लिखी मिलेगी वैल्यू। क्या होता है कई बार इसको याद नहीं रहता, ये एन एफ। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊँगा। 96500 ये 96500 98 नहीं आएगा, तो 96500। तो ये है 96500। ये क्या होती है 4 जोन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितना आएंगे, वही अपना एवोगाड्रो नंबर, उसको हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आता है हमारा 96500 कूलम। तो उसने कहा मैं तुम्हें करोड़ रुपए लूँगी, एक बच्चे के मैं 96500 करोड़ रुपए लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ई सेल याद हो गया, जी मुझे भी नहीं आता था, इस परसेंट देता हूँ ना मैं भूल जाता हूँ ई सेल की वैल्यू। तो देखो ई सेल क्या है, ई सेल हमारे पास ई नोट पहले से था। ठीक है, उसमें से हमने जी की वैल्यू माइनस कर दी, मीन्स हमें आर टी एल एन क्यू सी माइनस कर दिया। अब ये एल एन बहुत निकम्मी है, आवारा औरत है, इसने कहा अब मुझे लोग तो चाहिए, लेकिन जितने बच्चे पैदा करवाओगे उसकी मुझे एलिमनी चाहिए। तो इसने जैसे एलिमनी मांगी तो क्या मांगी, इसने मांगी एन एफ। बस एन क्या हुई बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, मान लीजिए ए से A+2 गया, तो ये ने 2 बच्चे पैदा कर दिए, तो एन क्या आ जाएगा 2। और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है 4 जोन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और जो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फैराडे कांस्टेंट होती है 96500 कूलम। इतने करोड़ इसने मांगी। आई बोली आप मुझे एल्यूमिनियम की तो बात वादा करते हैं, मुझे लोग कब दोगे, अब इसको इसका लोग देंगे। तो लोग निकाल लो इसका, तो लोग क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। तो लोग देते हुए हम इसको थोड़ा पैसा और देंगे ना, तो 2.303। इसको इसका सुहाग मिल गया, इसका सिंदूर मिल गया, ये सिंदूर लगाने लग गई आर टी एल एन क्यू सी अपॉन एन एफ। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी कहती है फिर लोग आया, उसको उसका लोग मिल गया, अभी कहती है मुझे लोग दे दिया, वैल्यू दे दी। अब एक काम करो ना, क्या मुझे और सिंप्लीफाई कर दो। अगर मैंने एक बच्चा पैदा किया, 2 बच्चे पैदा किए, मुझे दिक्कत नहीं होगी, कैसे मैं इसे इतनी बड़ी इक्वेशन कैलकुलेट करूँगी, मुझे शॉर्ट में दो। तो हमने इसको शॉर्ट में दिया। हमने क्या किया, पहले बस ये देख लो ग्राफ उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे ई सेल आएगा, यहाँ पे एल एन क्यू सी। तो जो ई नोट सेल है देखो क्या होता है, ई नोट सेल जो हमारा वाई इंटरसेप्ट आएगा, जो स्लोप आएगा माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब इन्होंने लिख दिया ना वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ होता है ना, मुझे पता है। सी यहाँ पे ए नोट सेल है, और यहाँ पे जो एम है ये है, और जो एक्स है ये है। ठीक है, अब देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी रख देते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं, इसको टी को रख लेते हैं, टी की वैल्यू हाँ टी की वैल्यू भी हम रख देंगे। स्टैंडर्ड लेते हैं 273 केल्विन। जब हम पुट करते हैं तो आता है 0.059। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ई सेल की वैल्यू आ गई ई नोट सेल माइनस 0.059 लॉग क्यू सी। अरे कहती है एलन नीचे एफ एन तो रखो, ये तो सिंपल वैल्यू है, क्या पता मैं कितने बच्चे पैदा करूँगी। तो ये सब ऐसा होता है, समझ में आ गई, ये इक्वेशन समझ में आ गई, अच्छी बात आ गई। तो अब देखो ये दे रखा है, पहला ये क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर लेक्चर में, फिर कल मैं नेक्स्ट इक्वेशन से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा, और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट दी है, हमें ई सेल निकालना है, हमें ई नोट सेल गिवन जो है 3.17। तो क्या आता है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला पुट करेंगे, सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0599 अपॉन एन लो क्यू सी। अब देखो इसमें एम जी प्लस 2 में जा रहा है, मीन्स एम जी ने जो 2 बच्चे पैदा करे, तो एन की वैल्यू क्या आ गई इसमें 2। पहले लिखी नहीं लिखी,
एन की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एन की वैल्यू तो 2 आ गई, मैंने यहाँ पे लिख दी, फॉर्मूले में पुट भी कर दिया। अब मैंने क्या निकाला, मैंने निकालना क्यूसी। अब क्यूसी क्या निकालेंगे, क्यूसी आएगी, हम इसमें देखो सोल्यूट कौन लेते हैं, हम देखो ए जी की वैल्यू पहले हम लेंगे प्रोडक्ट की वैल्यू। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 0.134 ये है, और ए जी प्लस की ये है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.30 इंटू 10 की वैल्यू 7। अब हम इसका लोग निकालेंगे, लोग कैसे निकालेंगे, लोग 1.30 इंटू लोग 7। एक होता है लोग एम इंटू एन इज इक्वल टू लोग, एक बार इसके पास जाएगी एम, एक बार इसके पास जाएगी लोग एन, तो लोग एम प्लस लोग एन। तो 1.30 की वैल्यू 0.7 आएगी, घबराओ मत क्वेश्चन में मिलेगी, प्लस लोग 10 की वैल्यू 7 की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा लोग क्यू सी आ गया 7.11 है, पुट किया, सोल्व करने के बाद हमारा ई सेल आ गया 2.96। एक बात बताऊँ, याद रख लो ई सेल विल बी लेस देन ई नोट सेल। रिएक्शन में 2 एग्जाम्पल तो ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन में जो ई नोट सेल से ज़्यादा होंगे, दोस्तों सिंपली एलिमिनेट। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। तो हम सारे सॉल्व करेंगे कल से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।